जोन आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे शब्द रचना और उसके अंतर्गत हम लोगों ने शब्द रचना के चैप्टर को अभी इससे पहले क्लास में कंप्लीट किया। अब है बारी शब्द रचना के ही अंतर्गत ये उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास में हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्लास, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रत्यय हैं, उन सब को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग धैर्य के साथ कापी पेन लेके बैठेंगे और पूरा नोट्स अपना बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। उपसर्ग और उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग में आप देखेंगे कि तो उप का मतलब क्या होता है। उप का मतलब होता है समीप, और ये जो सर्ग है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। मतलब ये कि आप किसी जो भी शब्द है, जो भी उपसर्ग है, किसी शब्द के समीप जाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, उसके सृष्टि को बदल देना। मतलब यदि हम कहें कि यदि कोई शब्द है हार, क्या है, हार, और यदि इस हार का मतलब हम लोग जाने तो हार का मतलब क्या होता है, पराजय। क्या होता है, पराजय। लेकिन यदि हम लोग इस हार के पहले प्र जोड़ दें, क्या जोड़ दें, प्र, तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रहार। और जब प्रहार बन जाएगा तो ये देखिए पूरा का पूरा शब्द परिवर्तन हो गया, उसकी संरचना ही बदल गई। हार से हो गया प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है चोट करना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे उपसर्ग देखेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से हम लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछता है। देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा, लिखेगा प्रहार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इसमें जो प्र है ये आपका उपसर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए संस्कृत भाषा के उपसर्ग, बोर्ड पे आपके क्या लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। इतना याद रखना है कि संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 है। उपसर्ग वो होता है जो शब्दों के पहले लगाया जाता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्दों के अंत में लगाया जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्यय अंत में लगाएंगे, उपसर्ग पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे जो 22 उपसर्ग हैं, इनको हम 22 को पढ़ेंगे, और ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। चलिए देखिए, तो पहला उपसर्ग यहाँ पे है प्रति। क्या है, प्रति। मतलब हम किसी शब्द के पहले प्रति जोड़ेंगे तो वो शब्द परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम में आपके परीक्षा में पूछेगा प्रत्येक में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति लगा है। और किस शब्द में लगा है, एक में। एक में जब प्रति लग गया तो वो बन गया प्रत्येक। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा। और प्रति का जो मतलब होता है, मतलब प्रति लगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो हमेशा क्या करेगा, विरोध प्रदर्शित करेगा, या तो सामने या बराबरी का, हर एक, प्रत्येक, यही सब चीजें जो हैं प्रति से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे प्रतिध्वनि है। ध्वनि आपको पता ही है कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि। लेकिन जब प्रतिध्वनि हो जाती है तो उसका मतलब हो जाता है कहीं से ध्वनि को टकराकर वापस आना। वापस आना हो गया ना, विरोध हुआ, वापस आया। तो यहाँ पे ये है कि ध्वनि में जब हम लोग प्रति जोड़ते हैं तो उसका मतलब वो क्या हो जाता है, प्रतिध्वनि। परीक्षा में पूछेगा बताइए प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें से कि उसमें से आपका प्रति जो है वो उपसर्ग है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप लोग हिंदी की जो है प्रैक्टिस भी चल रही है, आप लोग जाके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रहा है, उसको जाकर निश्चिंत होकर देख लीजिएगा। क्लास को देखिए, क्लास को देखने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद फिर जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसी तरह से है प्रत्युपकार। इसको देखिए, प्रत्युपकार में भी आपका प्रति है, और ये जो प्रति लगा हुआ है उपसर्ग, ये उपकार में लगा हुआ है। इसी तरह से ये बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, अपने नोटबुक में लिख भी लेना है ना। चलिए, उसी तरह से प्रतिनिधि में प्रति है। प्रतिदिन हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिवादी हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रतिक्रिया हो गया, प्रतिबिंब हो गया। इन सभी में क्या है, प्रति उपसर्ग है। आगे देखेंगे प्रतिहिंसा, प्रतिषेध। तो ये प्रतिहिंसा प्रतिषेध में आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हिंसा में प्रति जोड़ा गया है और सेध में आपका प्रति जोड़ा गया है, तो प्रति उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पे प्रत्युत्तर, अब यहाँ पे जब प्रत्युत्तर आएगा तो थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन सिंपल सा 2-3 बार पढ़ेंगे प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा उपसर्ग जुड़ा होगा, प्रति जुड़ा होगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रति उत्तर। मतलब उत्तर में प्रति जोड़ा है तो उपसर्ग यहाँ पे कौन सा लगा है, प्रति लगा है।
आगे देखिए प्रत्याशा। प्रत्याशा में आशा में आपका प्रति जुड़ा हुआ है, जो है प्रति हम लोग क्या किए हैं, आशा में जोड़ दिए हैं, तो प्रत्याशा हो जाएगा। इसी तरह प्रत्युत्पन्न है, उत्पन्न में आपका प्रति उपसर्ग जोड़ा गया है, प्रतिस्पर्धा में स्पर्धा में प्रति जोड़ा गया है, और प्रत्यय में य में अय में क्या जोड़ा गया है, प्रति जोड़ा गया है, अय में प्रति। तो ये कुछ शब्द थे जो कि प्रति उपसर्ग से बने थे। आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला उपसर्ग कौन सा है। तो अगला उपसर्ग है प्र। क्या है, अगला उपसर्ग है आपका प्र। अब प्र से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, या कौन कौन से शब्द हैं जो प्र उपसर्ग से बने हैं, उनको देखते हैं। तो इसका मतलब प्र का देखिए जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, या फिर आगे होता है, या विशेष होता है, मुख्य होता है। मतलब जब ये प्र किसी शब्द के आगे लगेगा, उपसर्ग के रूप में लगेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा विशेष रूप से मुख्य हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्धि, सिद्धि में क्या जुड़ा है, प्र, तो यहाँ पर भी प्र उपसर्ग है। तो प्रभार हो गया, प्रगति हो गया, प्रबल हो गया, प्रकाश हो गया। अब यहाँ पे एक बार आपको कंफ्यूजन प्रकाश कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, काश में जुड़ा हुआ है प्र। किस में जुड़ा हुआ है, काश में प्र जुड़ा हुआ है। तो आपसे कभी पूछे कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो प्र उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद है प्रताप, प्रस्थान, प्राध्यापक में आपको अध्यापक में प्र जुड़ा हुआ है, और प्रगति हो गया, प्रांगण हो गया, प्रांगण में आपका प्र जुड़ा हुआ है। उसके बाद प्रख्यात हो गया, प्रमाण हो गया, प्रयोग, प्रकृति, प्राचार्य, प्रबल, ये सभी में प्र उपसर्ग जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग लिखते हुए चलिएगा या क्लास को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे उदाहरणों को मैंने शामिल किया है, और सभी उदाहरणों को आप ध्यान से देखते हुए चलिए अगला देखेंगे। तो अगला है आपका दूर या दुस। क्या है, दूर या दुस। दूर से कौन कौन से उपसर्ग लगने से कौन कौन से शब्द बनेंगे, नए शब्द। देखिए क्या होता है ना, शब्द जो होता है इसमें जब ये उपसर्ग जुड़ते हैं तो कोई नया शब्द बनता है। उसी तरह से दुस से भी कुछ बनेगा, दुस। चलिए इसका जब ये दूर और दुस लगेगा तो अर्थ किस में निकलेगा, बुरा में, कठिन में, दुष्ट में, हीन में, इन्हीं शब्दों का वो अर्थ निकालेगा लगभग। तो चलिए पहला है दुरात्मा। यदि आपसे मैं कह दूं कि बताइए दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि दुरात्मा में दूर उपसर्ग लगा हुआ है। किस में लगा है, किस शब्द में, आत्मा में। किस में है, आत्मा में दूर का उपयोग हुआ, तो दुरात्मा हो गया। दुर्जन हो गया, दुर्गति हो गया, दुर्दशा हो गया, दुर्गुण हो गया, दुर्भाग्य हो गया, दुर्दिन हो गया, दुर्घटना हो गया, दुराचार हो गया। इन सभी में क्या है, दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से गंध में जब दुर जोड़ दिया गया तो दुर्गंध हो गया। उसी तरह से बल में जब दुर जोड़ दिया गया तो वह दुर्बल हो गया। दुर्व्यवहार हो गया, दुर्बोध, दुष्चरित्र हो गया। अब यहाँ पे जब दुष्चरित्र है तो दुष्चरित्र में आप देखेंगे तो क्या है, दुष् जुड़ा गया है। क्या जुड़ा गया है, दुष् उपसर्ग जुड़ा गया है। दुस्साहस में भी दुष् है, दुष्प्राप्य में भी है, दुष्कर्म में भी है। कर्म में आपने दुष् जोड़ दिया, दुष्कर हो गया, दुष्प्रभाव हो गया। ये सभी के सभी क्या है, दुष् उपसर्ग जोड़े गए हैं। यदि मैं कहूं कि कर्म में दुष् जोड़ दूं तो कौन सा शब्द बनेगा, तो दुष्कर्म बनेगा। और यदि मैं कहूं कि दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया, तो आप लोग कह सकते हैं आंख बंद करके कि दुष् इसमें जोड़ा गया है। अगला देखेंगे कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि सम उपसर्ग की बात करेंगे, और सम इसका प्रयोग अच्छी तरह समान संयोग या पूर्णता आदि के लिए होता है। देख लीजिए कौन कौन से शब्द हैं, ये कौन कौन से शब्द हैं। ये है आपका संयोग। संयोग में याद रखिएगा सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। संयोग में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। संकल्प में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। संगोष्ठी में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब ये जो है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा, तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आप सम को निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको देखिए, जैसे संयोग में आपको कहीं सम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सम उपसर्ग जुड़ा है। संकल्प में सम जुड़ा है, संगोष्ठी में सम जुड़ा है, संरक्षण में सम जुड़ा है, संतोष में सम जुड़ा है, संस्कार, सम्मुख, संपूर्ण, संयम, संविधान, संशोधन, इस सब में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। संशोधन में शोधन में सम जुड़ा है, संविधान में विधान में सम जुड़ा है। तो इस तरह से सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
आगे देखेंगे संदेश, संदेश में भी देश में सम जोड़ दिया गया। कौन से देश में कौन सा उपसर्ग का जोड़ हुआ, सम का जोड़ हुआ, इसलिए वो जाकर बना संदेश। संधि है, संधि हो गया, धी में सम का जुड़ा गया, संवत हो गया। यहाँ पे संवत में तो लगभग पता चल जाता है कि सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संसार हो गया, संस्कृत हो गया, संपादक हो गया और संग्राम हो गया। इन सब में आप देखेंगे तो स के ऊपर जो है ये क्या है, बिंदी लगा हुआ है। तो लगभग आप इससे भी पहचान सकते हैं, है ना। ये एक पहचानने का तरीका है कि सम उपसर्ग जोड़ा गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निर या निस। क्या है, निर या निस। अब हम लोग क्या कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, निर को जोड़ेंगे या फिर निस को जोड़ेंगे। चलिए, तो जब ये निर और निस आएगा तो इसका प्रयोग हम लोग रहित के लिए, मतलब उसके बिना, निषेध या विरोध के लिए या बिना आदि के अर्थ में करेंगे। जैसे वसन है तो वसन में हमने जोड़ दिया निर, तो क्या हो गया, निर्वसन। इसी तरह से गुड़ है तो हमने क्या कर दिया, निर जोड़ दिया, निर्गुड़ हो गया, है ना। मतलब बिना, जैसे गुड़ है निर जोड़ दिया गया तो आप कह सकते हैं बिना गुड़ के, ठीक है। विकार है, निर जोड़ दिया गया बिना विकार के, अविकार, ऐसा कह सकते हैं। तो निर्विकार हो गया। निरोग में भी निर जुड़ा हुआ है। निर्धन हो गया, निरादर हो गया, निर्दोष हो गया, निर्देष्ट, निर्दिष्ट, निर्भय, निर्वाण और निर्मेश, निर्विघ्न, इन सभी में आपका निर उपसर्ग जोड़ा गया है। और या इसके बाद बात करें तो निर्वासन, निर्बल, निर्वाह, निर्वास, निराकरण। ये देखिए यहाँ पर निराकरण को ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद है निर्जीव, और उसके बाद है निर्मल, उसके बाद ये दो है निष्कपट और निश्चल। ये दोनों में निस जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कपट में जब आप निश जोड़ रहे हैं तो निष्कपट हो जा रहा है, और छल में जब निश जोड़ रहे हैं तो निश्चल हो जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए निश्चल में कौन सा उपसर्ग होगा, तब आप बताएंगे कि निश्चल में निस उपसर्ग होगा। मैं आपसे पूछूं बताइए दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अब आप जाकर कहेंगे दुर्गुण। तो लेकिन जब मैं कहूँ निर्गुण में, तब आपको कहना पड़ेगा कि निर्गुण में आपका क्या हो जाएगा, निर जो है वो उपसर्ग जुड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अधि। अधि उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका प्रयोग जो है ऊंचा या समीप या जो फिर श्रेष्ठ होगा उसके विषय में होगा। ऊंचा हो, समीप हो या फिर क्या हो, श्रेष्ठ हो, उस आदि ऐसे शब्दों का जो अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे अध्यक्ष है, अक्ष में क्या जोड़ा गया, अधि। क्या जोड़ा गया, अधि, है ना। उसके बाद अध्यादेश में अधि जोड़ा गया। अधिकार में भी, अधिकार में देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि ये कार में अधि जोड़ा गया है, मतलब यहाँ पे सभी में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है अधिपति। अध्यात्म में देखिए अध्य जितने भी आते हैं, अध्य, तो उसमें लगभग यही होता है कि उसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अधिकरण, अधिनायक, अधिवास, ये सभी जो हैं अधि उपसर्ग से जुड़कर बने हुए हैं। इसके बाद है अति। अति का क्या मतलब होता है, इसका प्रयोग अधिक ऊपर हो जाता है या अधिकार हो जाता है या अधिक से अधिक स्वार्थ हो जाता है। इसका प्रयोग जब भी होता है किसी शब्द को बनाने के लिए। तो अति मतलब अत्युक्ति में भी क्या है, उक्ति में अति जोड़ा गया। अत्यंत है तो अति में अंत जोड़ा गया। अत्याचार है तो अति में जो है आचार में अति जोड़ा गया। तो अति उपसर्ग की जो है यहाँ पर सभी शब्दों में जोड़ा गया है। अतिरिक्त में, रिक्त में अति जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे ये कहा जाए जोड़ा गया का मतलब ये कि रिक्त शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग करके एक नया शब्द बनाया गया, अतिरिक्त बनाया गया। अतिक्रमण में मैं पूछूं कि अतिक्रमण में बताइए कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप कहते हैं कि अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतिव्याप्ति हो गया, अतीन्द्रिय हो गया, अत्यधिक हो गया। तो अत्यधिक में भी अति आपका जो है कि यहाँ पे उपसर्ग जोड़ा गया है। अतिशय, अति प्राचीन, अतिकाल और अतीत, इन सभी में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है अनु। तो इसमें जितने भी शब्द ये दिए गए हैं सभी के सभी इसमें अनु जो है उपसर्ग जोड़ा गया है, चाहे वो अनुज, अनुपात, अनुक्रम, अनुस्वार, अनुगमन, अनुशासन, अनुज्ञा, अनुकंपा, अनुग्रह, अनुवाद, ये सभी, अनुकूल हो गया, अनुसार, अनुगृहित, अनुपूरक, अनुसरण, अनुशीलन, ये सभी जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
और अनु जब लगता है तो उसका मतलब होता है बाद में, उसका मतलब होता है पीछे, उसका मतलब होता है किसी के समान होता है। जब अनु जुड़ता है तो ऐसे जो है अर्थ उसमें से निकल के आता है। अगला देखेंगे तो अगला है आ। आ का जो प्रयोग होता है वो किसी तक होता है या किसी की ओर होता है ना। कुल मिला के एक तरह से समझें कि किसी के विपरीत भी इसको कहा जा सकता है, उल्टा कहा जा सकता है। तो जब आ जुड़ेगा, जैसे जन्म में आ आपने जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया आजन्म। ठीक है, तो आजन्म में मैं पूछूं कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आ जुड़ा हुआ है। आमरण में, आरक्षण में, आजीवन हो गया, आचरण हो गया, है ना। आक्रमण, आरंभ, आकर्षण, आकंठ, आगमन, इन सभी में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आमुख, आदान, आरोहण, आरोपण और आवेग, ये सभी जो शब्द हैं इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे है अप। अब ये जितने शब्द हैं जब भी अप आएगा तो इसका अभाव, हीनता, अनुचित और बुराई के अर्थ में हम लोग अप का अर्थ, अप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अपभ्रंश है, भ्रंश में आपका अप जुड़ा हुआ है। अपभ्रंश, अपभ्रंश में कौन सा उपसर्ग है, अपभ्रंश में अप उपसर्ग है। अपसय में कौन सा उपसर्ग है, अपसय में अप है। उसी तरह से अपमान, अपकार, अपराध, अपंग, अपकेंद्र, अपव्यय, अपकीर्ति, अपरूप, अपवाद और अपकर्ष, ये सभी इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे है अभि। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग संस्कृत के 22 उपसर्गों की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद है इसमें अभि। जब भी अभि आता है तो उसका अर्थ होता है किसी, इसका प्रयोग जो होता है सामने, चारों ओर या फिर पास। ये सामने अलग है, चारों ओर अलग है और पास ये अलग है। मतलब कि किसी के सामने होगा या किसी के चारों ओर होगा या तो किसी के क्या होगा, पास होगा। तो अभि का मतलब इन्हीं शब्दों में किया जाता है। जब भी किसी में अभि जुड़ेगा तो किसी के सामने होने की बात करेगा, किसी के जो है किसी के पास में होने की बात करेगा और किसी के चारों ओर होने की बात करेगा। जैसे अभ्यागत है, आगत, आगत में आना हुआ, अभी जोड़ दिया गया, है ना। मतलब वो आ रहा है, चाहे वो सामने से आ रहा हो चाहे चारों ओर से आ रहा हो, मतलब अभी आगत आ रहा। अभ्यास हो गया, आस में अभी जुड़ा हुआ है। अभ्युदय, उदय में अभी जुड़ा हुआ है। अभिप्राय में भी आपका उपसर्ग क्या है, अभी है। अभिशाप, अभिनय, अभिभावक, अभिलाषा, अभिमुख, अभिमान, अभिज्ञान और अभियान, ये सभी शब्दों में अभी जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस उपसर्ग का है, अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं तो आगे आपका क्या है, आगे है उत या उद। क्या पढ़ते हैं इसको, उत या उद। जैसे उद्घाटन करते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उद्घाटन, उद्घाटन है तो इसमें आप उद को नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, उद आपका उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे उत है। क्या है, उद्घाटन होगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इन शब्दों को ध्यान से आपको बार बार रिवीजन ही करना होगा, है ना। क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। बार बार इसको अभ्यास करेंगे तो आपका जो है सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो उद्घाटन है तो उद्घाटन हो गया। उल्लास में भी, अब देखिए उल्लास है तो इसमें कोई आप क्या करते हैं, इसको अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसमें उत है कि उद है। आप कहेंगे चलिए इसमें उल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसी तरह से आपको अभ्यास करेंगे तभी ये होगा। तो उल्लास में भी क्या होगा, उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उच्छ्वास छ है, यहाँ पर भी उत जुड़ा हुआ है। उत्तम, उत्तम में तो आप पता कर सकते हैं कि उत में क्या हुआ है, तम जुड़ा हुआ है। उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उल्लंघन, देखिए जहाँ पर डबल ल आ रहे हैं, आधा ल और पूरा ल आ रहा है, वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, उत उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। चाहे यहाँ पे देखें उल्लास आया तब पर भी आपका उत आया। उल्लंघन आ रहा है फिर भी आपका उपसर्ग किसका आ रहा है, उत का आ रहा है। यहाँ पे उल्लेख आ रहा है फिर भी आपका क्या हो रहा है, उत उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। उन्नयन आया तो भी आपका हो गया। उच्चारण आया तो भी आपका हो गया उत उपसर्ग, है ना। तो उद्योग, उद्विग्न, उद्गम, ये सभी में आपका उत जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति, उत्थान, उद्वत, उज्ज्वल, ये सभी में उत है। उड्डयन हो गया, उद्धार हो गया, उच्छिष्ट हो गया, उच्छिन्न हो गया और आपका क्या हो गया, उत्कंठा हो गया। उसी तरह से उद्गार हो गया और उन्माद हो गया और उदय हो गया। इन सभी में क्या है, उत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, सु। आगे कौन सा उपसर्ग है, सु।
इसका प्रयोग जो है अच्छे के लिए या सुंदर के लिए, सहज होने के लिए, सुखी के लिए जो है ये सु का प्रयोग किया जाता है। जैसे गम में आप सु उपसर्ग को जोड़ दीजिए तो हो जाता है सुगम। उसी तरह से सुकर्म का सुकर्म हो गया, सुयस का हो गया, इसमें भी सु है। तो ये जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं सभी के सभी में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। सुसंगति, सुदर्शन, सुदूर, सुयोग्य, सुग्राह्य, सुकुमार, सुरक्षा, सुगंध और सुस्वच्छ, ये सभी के सभी में आपका जो उपसर्ग जुड़ा है वो क्या है? सु है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? नी। नी क्या करता है? किसी को निषेध करता है, विरोध करता है, या किसी के नीचे या तो किसी की अधिकता के विषय में, अतिरिक्तता के विषय में बात करेगा। तो युक्ति में यदि आप नी जोड़ दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नियुक्ति हो जाएगा। निरोध, नियुक्ति, निपात, निवास, निदर्शन, नियम, नियोग, ये सभी के सभी क्या है? आपके नि उपसर्ग जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका परि और ये है परा। एक तो उपसर्ग है परि, जो परि होगा तो उसका मतलब क्या होगा? चारों ओर से अतिशय पूर्ण होता है। परा का मतलब क्या होता है? विपरीत के अर्थ में, उल्टा के अर्थ में, या किसी का अनादर किया जाए पीछे की ओर, ऐसे शब्दों के लिए परा का यूज होता है। जैसे आवरण में आप क्या जोड़ेंगे? पर्यावरण का जो होता है, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग जुड़ा होता है? परि जुड़ा होता है, परिधन आवरण होता है। और उसी तरह से परीक्षा में आप देखेंगे, परीक्षा इस तरह से लिखा होता है, बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन अब जब परीक्षा में तो परिधन इच्छा करेंगे और वहाँ पे आपका ये परि उपसर्ग निकल कर आएगा। परिधि में भी परि, तो साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें परि उपसर्ग की जो है पुष्टि हुई है। अगली बात करेंगे परा। यहाँ पर पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा, पराभाव, ये सभी में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आगे है अव और वी। तो पहले अव की बात करते हैं। अव मतलब क्या? इसका जो है प्रयोग पतन के लिए, बुराई के लिए किया जाता है, हीनता के लिए किया जाता है। जैसे आपने कहा अवमूल्यन, आपने क्या कहा? अवमूल्यन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अव जुड़ा है मूल्यन में। और अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? ज्ञा में आपका अव जुड़ा है। अवगुंठन में अव जुड़ा है। अवकाश में अव जुड़ा है। ये सभी जो है आपस में देखेंगे तो क्या जुड़े हैं? अव जुड़े हैं। ये आगे है वी। वी, इसमें इसकी क्या विशेषता होती है कि ये विशेषता क्यों ही बताता है किसी चीज़ की, या भिन्नता को बताएगा या किसी चीज़ के अभाव को बताएगा। जैसे आपने कहा व्युत्पत्ति, तो उत्पत्ति में वी जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे व्युत्पत्ति है लेकिन जोड़ा क्या? कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी, है ना। व्यर्थ में वी धन अर्थ है, व्याकुल में वी धन आकुल है, और व्याप्त में वी धन आप्त है, व्यायाम में वी धन आयाम है। तो इस तरह से आपका ये एक और उपसर्ग है उप। उप इसका प्रयोग क्या होता है? समान होता है, छोटा होता है, सहायक होता है, गौड़ होता है, ऐसे शब्दों के लिए जब इनका प्रयोग किया जाता है जोड़ा जाता है। जैसे अब यहाँ पे करण में उपकरण में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? उप जोड़ा गया है। उपकार में भी उप है, उपधन में भी और उपस्थिति में भी, इन सभी में क्या है? कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उप का। कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उप का। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए अब देखिए संस्कृत के वो 22 हो गए, कुछ अन्य उपसर्ग भी हैं जो ध्यान दें, जैसे सत है ना। अब इन उपसर्गों को ध्यान में रखना है। ये उपसर्ग परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसे में क्या होता है? जल्दी से निकल के नहीं आता है सामने। हालांकि इसको बताए हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे नजर देख लीजिए। इसका प्रयोग श्रेष्ठ, सच्चा और अच्छा के लिए किया जाता है। जब भी सत का यूज करेंगे, देखिए जब जन में आप सत जोड़ेंगे तो वो बन जाता है सज्जन, है ना। उसी तरह से सदाचार है, सद्गुरु है, सच्चरित्र है, सद्भाव है, इन सभी में सत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है ना। प्राक या प्राग, क्या है? प्राक या प्राग। तो प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? प्राक जोड़ा गया है। और प्राक्कथन में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? प्राक जोड़ा गया है। आगे बात करेंगे तो अलम। अलम में, अलम का जब भी प्रयोग होगा तो उसका अर्थ लगभग बहुत ज़्यादा हो जाता है, अतिशय हो जाता है। अलंकार, ये है अलम जुड़ा हुआ है किसमें? कार में। अलंकृत, कृत में क्या जुड़ा हुआ है? अलम। तो इस तरह से ये हो गए। उसी तरह से प्रादुर है, और तो यहाँ पे प्रादुर में जैसे प्रादुर्भाव हो गया, तो यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं प्रादुर्भाव में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है, तो आप कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव में प्रादुर उपसर्ग जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है उपसर्ग थे, इसको आप लोग ध्यान में
रखिएगा। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। अब ये आपके हिंदी के कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और इन उपसर्गों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये सामने आपके उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है अन। क्या है? अन या अ। तो जब भी इसका प्रयोग होता है, किसी भी शब्द में मिलकर इसका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है, तो उसका अर्थ हो जाता है क्या? अभाव। अभाव के अर्थ में कौन कौन से शब्द हैं? जैसे हो गया अगम्य। क्या हो गया? अगम्य। अगम्य में गम्य में अ जुड़ा हुआ है, अगम्य हो गया। उसके बाद आपका हो गया अधर्म हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? अहिंसा हो गया। हिंसा में आपका क्या जुड़ा है? अ जुड़ गया है। उसके बाद अथाह हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। असाध्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असाध्य परीक्षा में पूछा हुआ है, कई परीक्षाओं में। अजान भी पूछा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे आपके क्या है हिंदी में उपसर्ग के शब्द बनते हैं। तो अगम्य, अधर्म, अहिंसा, अथाह, अशुद्ध और ये असाध्य और ये आपका अजान, ये सभी जो है इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब थोड़े से 2-3 उदाहरण ले लेते हैं अन का। जैसे अनपढ़ हो गया। क्या हो गया? अनपढ़ हो गया। उसी तरह से अनजान हो गया। इन सभी में क्या जुड़ा हुआ है? अन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अनभिज्ञ भी हो गया, लिख लेते हैं। क्या हो गया? अनभिज्ञ। ये सभी क्या हो गए? ये आपके हो गए अन उपसर्ग के, ठीक है। दूसरी आप आगे देखेंगे तो आगे क्या है? आगे आपका क्या है? अध है। अध का मतलब जब भी किसी शब्द में अध उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उसका मतलब हो जाता है आधा। आधा के जो अर्थ में हम लोग अध उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं अध मरा, ठीक है। मतलब क्या? आधा मरा हुआ। अध मरा मतलब मरा में आपका कौन सा उपसर्ग जुड़ा? अध जुड़ गया। उसी तरह से अध जला, आधा जला हुआ, अध जला हो गया, है ना। अध पका हो गया, अध पका हो गया। अध कचरा हो गया, अध कचरा हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका अध उपसर्ग का हो गया। उसी तरह से उन है। उन का मतलब उन जब लगता है तो एक के कम, एक से कम हो जाता है हमेशा। क्या हो जाता है? एक कम के अर्थ में जब भी उन का प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे? एक के कम के अर्थ में हम लोग करेंगे। जैसे जैसे आपका हो गया 29। 29 का मतलब क्या? 29। 30 में उन जुड़ा हुआ है तो 30 से एक कम क्या हो जाएगा? 29 हो गया। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? 59। 60 से एक कम हो जाएगा। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा। तो ये 19 भी 19, ये जो 19 है ये आपका क्या हो जाएगा? 20 से एक कम, ठीक है। तो ये एक से कम के अर्थ में देता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। उसी तरह से अव आप कहिए चाहे अव कहिए, अव चाहे अव है। जैसे आप घर में क्या कहते हैं? अवघड़। क्या कहते हैं? अवघड़। उसी तरह से होता है अवगुड़। क्या होता है? अवगुड़। और अवगुड़ भी होता है ना। अवसर। देखिए जो अव या अव है ये जब होते हैं तो इनका अर्थ होता है हीनता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अव या अव जब उपसर्ग का हम लोग किसी शब्द बनाते हैं तो वो हीनता के अर्थ में निकलता है। तो इसका हम लोग अवसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अव देखिए सर में जुड़ा हुआ है। तो जब अवसर ऐसे करके देगा तो आपको सर में अव जुड़ा हुआ आएगा। जब अवसर ऐसे देगा एग्जाम में, परीक्षा में, तो आपका कौन सा उपसर्ग होगा? अव होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे है क या कु। ये जब क का प्रयोग हो या कु का प्रयोग हो तो वो बुराई के अर्थ में वो शब्द ले जाता है। जैसे मान लीजिए आपके कर्म में जुड़ गया कु। क्या जुड़ गया? कु। तो ये क्या हो जाएगा? कुकर्म हो जाएगा, तो बुराई की ओर ले गया। उसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कुपात्र हो गया। क्या हो गया? कुपात्र हो गया। कुख्यात हो गया, है ना। और क्या हो गया? कुचक्र हो गया। कुचक्र हो गया। कुप्रथा हो गया। कपूत हो गया। कपूत भी होता है ना। उसी तरह से आपको ये सारे जो शब्द हैं याद रखने हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे चलते हैं। आगे और कौन कौन से उपसर्ग हैं हिंदी के? आगे है भर। और भर का मतलब होता है भरा हुआ। भर का क्या मतलब होता है? भरा हुआ या फिर पूरा होना, इसके अर्थ में किया जाता है। जैसे आप कहते हैं भर पेट, है ना। तो मतलब क्या? भरा हुआ पेट या पेट भरा हुआ। उसके बाद कहेंगे भरमार। क्या कहेंगे? भरमार। भरपूर। ये सभी क्या है? हिंदी के उपसर्ग है।
ये भर, नी, दू, ये सभी क्या है हिंदी के उपसर्ग हैं और भर का मतलब होता है भरा हुआ। उसी तरह से नी है, कहते हैं नी धड़क, क्या हो गया नी धड़क। उसी तरह से निकम्मा हो गया, निडर हो गया, निकम्मा हो गया, निडर हो गया, है ना, निहत्था हो गया, निगोड़ा हो गया, ये सभी आपके आ जाएंगे। निहत्था, निहत्था मतलब हत्था में आपका नी उपसर्ग जुड़ेगा। अब जब बात आएगी दू की, दू का मतलब होता है कम होना, हीन होना, हीनता के अर्थ में दू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, दुकाल, क्या कहा जाए, दुकाल मतलब काल प्लस दू हो जाएगा। उसी तरह से बला मतलब दुबला, क्या हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, कम के अर्थ में, हीनता के अर्थ में। दुलारा हो गया, दुकान हो गया, है ना, दुकान लिख लीजिए। और जब बीन आएगा, मतलब बीन का मतलब जब ये उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसके बिना, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप कहेंगे बिन ब्याहा, क्या होगा, बिन ब्याहा, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कौन सा उपसर्ग है, बिन है। उसी तरह से सु या स जुड़ता है, तो इसका जब सु और स जुड़ता है तो ये कर लेता है अर्थ में सहित या अच्छा होना, है ना, क्या कर लेता है, सहित या अच्छा होना। जैसे आपसे कहा जाए सुसंगठित, सुसंगठित, आपसे कहा जाए सुपुत्र, सुजान, है ना, सपूत हो गया, सजग हो गया, लिख लीजिए सपूत, सजग, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, सरस हो गया और आदि। ये सभी आपके क्या हो गए, 10 उपसर्ग हो गए हिंदी के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उर्दू और अरबी और फारसी के उपसर्ग, कुछ उर्दू और कुछ अरबी और कुछ क्या है, फारसी। चलिए, अल है, अल का मतलब होता है निश्चित या ठीक या पूरा, निश्चित होना या ठीक होना या पूरा होना। जैसे अल का क्या हो गया, अलबत्ता, अलबत्ता में आपका कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अल जुड़ा है। उसी तरह से अलमस्त हो गया, अल मस्त, तो अल जब उपसर्ग जुड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, निश्चित या ठीक। उसी तरह से हर जब आता है तो मतलब प्रत्येक हो जाता है, और ऐसे में इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्येक के अर्थ में, जैसे हर रोज, है ना, हर साल, हर तरफ। जब कम आएगा, जब कम जुड़ेगा मतलब क्या, कम का मतलब थोड़ा होता है, तो आप कह सकते हैं कम वक्त, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। कम सीन, कम उम्र। उसके बाद आ गया गैर, गैर का मतलब क्या, अलग होना, भिन्न होना। तो जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर सरकारी या फिर गैर कानूनी, ये बड़ी की मात्रा होगी, ये गैर है। ठीक है। अब इसके बाद हम है, हम जब आएगा उपसर्ग के रूप में, मतलब साथ होने के अर्थ में, तो जैसे कि मान लीजिए आ गया हमदर्द, है ना, हमदर्द हो गया, हम शक्ल हो गया, हम दर्दी हो गया, हम उम्र हो गया, ये सभी क्या है, हम उपसर्ग के। उसके बाद है ये बद लिखा हुआ है, बद, क्या है ये बद, तो बद में बदमाश आ गया, बदकिस्मत आ गया, बदकिस्मत हो गया, बदसूरत, मतलब जब आप सूरत में बद जोड़ेंगे। अब बद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बुरा होना या बुरा के अर्थ में हम लोग बद का यूज, बद का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आधे भी बहुत सारे हैं। देखिए अब है बे, बे का मतलब क्या हो जाता है, अभाव, किसी चीज़ का अभाव होना, कमी होना। जैसे आप कहेंगे बेइज्जत, क्या होना, बेइज्जत, तो बेइज्जत में आपका इज्जत क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जब बे उपसर्ग जुड़ेगा। आगे है बेईमान, बेईमान है। फिर क्या, बेवकूफ़, बेवकूफ़, ये आपके हो गए। इसी तरह से क्या है, बेरहम भी है। अब इसके बाद है बर, जब बर का मतलब आता है तो ऊपर होना या किसी के ऊपर होना या पर होना। तो जैसे आपको कह दिया जाए बरखास्त, बरखास्त, तो यहाँ खास्त में बर जुड़ गया। उसी तरह से हो गया बर्दाश्त,
ठीक है। खुश, जब खुश जुड़ेगा तो क्या होना, अच्छा होना, अच्छा होना के अर्थ में जैसे खुश खबरी, खुश खबरी, खुश किस्मत, है ना, खुशबू, खुशहाल, ये सभी है। ना जब आएगा तो उसका अभाव होना, ना मना कर देना, ना नहीं के अर्थ में होगा। जैसे नाराज, नाबालिग, नापसंद, नामुमकिन। ला आ गया तो ला मतलब किसी चीज के बिना, जैसे अभाव होना, जैसे आपका हो गया लावारिस, लाचार, लापता। दर आ गया तो दर का मतलब होता है किसी चीज, मतलब में के अर्थ में। दर का मतलब क्या होता है, में के अर्थ में दर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कह दिया जाए दरअसल, दरअसल, है ना, दरअसल होता है दरअसल। और दरमियान, ठीक है। दरखास्त, लिख लीजिए दरखास्त। ये सभी आपके उपसर्ग हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं। हिंदी के उपसर्ग तो हमने देखा। अब ये हमने कौन से उपसर्ग देख रहे हैं, और ये आपका उर्दू है, फारसी है और अरबी है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपका बिल। बिल का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ होना। जैसे आप कहेंगे बिल्कुल, क्या हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये हो गया बिल का। बिला है तो बिलासक हो गया, मतलब किसी चीज़ के बिना हो जाएगा तो बिलासक हो गया। ब है, ब का मतलब किसी चीज़ के साथ, साथ के अर्थ में होता है। जैसे आप कहेंगे बनाम, क्या कहेंगे, बनाम हो गया, ठीक है। उसी तरह से हो गया बदसूरत, बदौलत, ठीक है। अब इसके बाद हो गया बखूबी, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो बा है। बा का मतलब होता है सहित के अर्थ में। किसके, जैसे कभी भी आपको दिखा कि यहाँ पे उपसर्ग बा लगा है तो उसका आप सहित के अर्थ में अर्थ निकाल सकते हैं। और याद रखेंगे कि जब भी ऐसे शब्द मिल जाए, जैसे आपको शब्द मिल गया बकायदा, बकायदा, तो आप समझिए कायदा के अनुसार या कायदा सहित, इसी तरह से कहा जाता है बकायदा। उसी तरह से होता है बावजूद। बावजूद का मतलब क्या, कि वजूद के साथ या वजूद के सहित, तो ऐसे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है एन। एन का मतलब क्या होता है, पूरा या ठीक होना। क्या होता है, पूरा या ठीक होना। और जैसे आपसे कहा गया कि एन मौका, क्या कहा गया, एन मौका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वक्त भी हो जाएगा यहीं से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब ठीक उसी वक्त पर या ठीक उसी मौके पर, एन मौका और एन वक्त। तो जब भी एन लगेगा तो हम लोग कैसा अर्थ निकालेंगे, वो शब्द जो होगा उसी का अर्थ देके जाएगा कि उसी समय या उसी वक्त, ठीक है। उसके बाद है सर। सर जब लगेगा तो मुख्य के अर्थ में। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया सरकार, है ना, उसे कह दिया जाएगा सरनाम, सरताज, सरहद। तो ये सभी जो हैं आपके हो गए। ये तो आपने यहाँ तक क्या देखा, उपसर्ग। इससे ज़्यादा परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है। आप कभी भी किसी चीज़ का प्रैक्टिस करके देखिए और इस क्लास को देख के जाइए, आपका पूरा उपसर्ग इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं तो वो प्रैक्टिस के अपवादित होती हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय को। तो देखिए प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। और प्रत्यय होता क्या है, प्रतिधन अय होता है, जिसमें प्रति का मतलब क्या होता है, साथ में, और अय का मतलब क्या होता है, चलने वाला। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि साथ में तो हो लेकिन बाद में हो, साथ में तो हो लेकिन बाद में हो। और यदि इसकी परिभाषा को देखें तो परिभाषा अपना नोट कर लीजिएगा। वे शब्दांश धातु रूप शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं, प्रत्यय अविकारी शब्द होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, दोनों में देखेंगे। पहले हम लोग कृत प्रत्यय को देखेंगे, उसके बाद तद्धित प्रत्यय को देखेंगे। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि प्रत्यय हम लोग वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसकी विशेष उसको क्या कर देते हैं, विशेष शब्द बना देते हैं या एक नया शब्द बना देते हैं, ठीक है। उपसर्ग क्या होते थे, किसी शब्द के पहले लगते थे, लेकिन प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रत्यय दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है अक्कड़।
तो यदि आपसे पूछा गया कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएंगे कि घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। भुलक्कड़, पियक्कड़, बुजक्कड़ और कुदक्कड़ इन सभी में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे घुमक्कड़ मतलब घूम में घूम और अक्कड़ लगा हुआ है, घूमना, और अक्कड़ घुमक्कड़ जो घूमने वाला होता है। उसी तरह से आकू, आकू लड़ाकू हो गया, पढ़ाकू हो गया, उड़ाकू हो गया। उसके बाद है इया, छलिया, खटिया, दुनिया, जड़िया, धुनिया, लखिया, ये सभी जो है इन सभी में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इया प्रत्यय का। आक, तैराक, चालाक, उड़ाक, लड़ाक, ये सभी में आक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से एरा आता है चितेरा और लुटेरा, आका, लड़ाका, धमाका, धड़ाका, ये सभी में आका प्रत्यय जुड़ा है। आगे देखेंगे वैया या अय्या, खिवैया, गवैया या बजैया, इन सभी में वैया या क्या जुड़ा है? अय्या जुड़ा है। आगे देखेंगे अक, जैसे कारक, पालक, पाठक, जातक, पावक, इन सभी में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। इयल में कौन सा प्रत्यय है? अड़ियल हो गया, मरियल हो गया, सड़ियल हो गया, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इसमें इयल प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इयल प्रत्यय। आगे अंकु, जैसे उड़ंकु, लड़ंकु। आगे बात करेंगे एत, जैसे डकैत, लठैत, चढ़ैत, लड़ैत, और ये चढ़ैत है। ठीक है, तो ये आपके हो गए ऐत प्रत्यय। उसके बाद है ओढ़ या ओढ़ा, जैसे हसोड़ हो गया या हसोड़ा हो गया, भगोड़ा हो गया, ये सभी क्या है? आपको यहाँ पे प्रत्यय देखने को मिला कि किसी शब्द में हम लोग प्रत्यय क्या कर रहे हैं? बाद में प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखेंगे तो आगे भी बहुत सारा है। ता है, जैसे श्रीता हो गया, ज्ञाता हो गया, त्राता हो गया, दाता हो गया, वक्ता हो गया। सार प्रत्यय, मिलनसार, खाने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, चाहने वाला, फेरी वाला में कौन सा प्रत्यय है? वाला है। होनहार, पालनहार में कौन सा प्रत्यय है? हार है। रटंत, भिड़ंत, कुटंत, पिटंत, गढ़ंत, ये सभी में कौन सा प्रत्यय है? अंत है। आप पढ़ने के बाद भी अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्यय को पहचानना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन उपसर्ग को पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे आव या आवा है, जैसे घुमाव, तनाव, चुनाव, लड़ाव, पड़ाव और दबाव और बचाव, इन सभी में लगाव भी हो गया, दोहराव, खिंचाव, छलावा, पछतावा, चढ़ावा, बुलावा। तो जो छलावा, पछतावा, चढ़ावा है इसमें आवा प्रत्यय जुड़ा है, और ये जो दबाव, बचाव, ये सभी हैं, घुमाव, इसमें क्या है? आव प्रत्यय जुड़ा है। लिखावट, सजावट, रुकावट, दिखावट, थकावट, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें आवट प्रत्यय है। इसके बाद है चिल्लाहट, घबराहट, बौखलाहट, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा? आहट प्रत्यय है। निकास, प्यास, हुलास, विकास, इसमें आस प्रत्यय है, यहाँ पर हो गया है, इसमें आस प्रत्यय है। पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, जुताई, पिसाई, धुलाई, चढ़ाई और चराई, इसमें आई प्रत्यय जुड़ा गया है। ठीक है, ये सभी कृत प्रत्यय हैं। उसके बाद आगे क्या है? घेरा, छापा, मेला, जोड़ा, काढ़ा, घाटा, इसमें आपसे पूछा गया कौन सा प्रत्यय है, तो आप घाटा में कौन सा प्रत्यय है? आप घाटा में टा मत कहिए कि टा प्रत्यय है, घाटा उसमें आपका आ प्रत्यय है। आन, मिलान, उड़ान, चढ़ान, चलान, सम्मान, खदान, लगान, इसमें आन प्रत्यय है। बोली, चटनी, हंसी, धमकी, झाकी, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया है। समझौता में औता है। चुनौती, मनौती, फिरौती, कटौती, इसमें क्या है? औती प्रत्यय जोड़ा गया है। आगे चलेंगे, घिनौना, खिलौना, बिछौना, इसमें औना प्रत्यय है ना। खाना, दाना, बोलना, सोना, ओढ़ना, गाना, बेलना, ये सभी में ना प्रत्यय है। और सुंघनी, ओढ़नी, और आपका ये ओढ़नी है। जननी, कहानी, चटनी, ये सभी में नी प्रत्यय है। और उसी तरह से बेलन, बंधन, मंथन, ढक्कन, झाड़ून और जामन, ये सभी में अन है, झाड़न है। और ये आ में झूला, ठेला, और ये आपका ढेला, मेला, थैला, पोछा, घेरा, इसमें आ प्रत्यय है। और यहाँ पर जैसे ये हो गया, ये सेम टू सेम, ये दोनों एक ही हैं। नी हो गया लेखनी, ओढ़नी, छिलनी और फूकनी, ये सभी कृत प्रत्यय थे। अब बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की। ये कुछ इंपॉर्टेंट तद्धित प्रत्यय है, इसको देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे अवती प्रत्यय जो होता है, इसका मूल शब्द क्या होता है? बाप से या मान से। जैसे बाप में जोड़ा गया, बाप के अंत में जोड़ा गया तो बपौती हो गया, और मान के शब्द में जोड़ा गया तो मनौती हो गया। एरा है, अंध में, मूल शब्द में यदि अंध है इसमें जोड़ा गया तो अंधेरा बन गया।
आई है, जैसे आपका चतुराई, ठकुराई, पंडिताई, ये जैसे पंडित में जोड़ा गया तो पंडिताई हो गया, ठाकुर में जोड़ा गया ठकुराई हो गया, और चतुर में जोड़ा गया चतुराई हो गया। आस प्रत्यय मीठा में जोड़ा गया तो मिठास हो गया। अन प्रत्यय को काला में जोड़ेंगे तो आप पन को, जब आप काला में जोड़ेंगे कालापन, लड़का में जोड़ेंगे तो लड़कपन, और बच्चा में जोड़ेंगे तो बचपन हो जाएगा। जब आवट प्रत्यय को आम में लगाएंगे तो अमावट बन जाएगा। उसी तरह से बूढ़ा में यदि पा प्रत्यय लगाएंगे तो बुढ़ापा बनेगा। हारा में लकड़ी में लगाएंगे तो लकड़हारा बनेगा। उसी तरह से तम में जो है वो श्रेष्ठ, उच्च और महान, महानतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम होगा। उसी तरह से यदि ल है, वत्सल, मांसल और शीतल और श्यामल में ल प्रत्यय जोड़ा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। वाल है, इ है, र है, इल मतलब वान। गुड़ में यदि आप वान करते हैं, गुणवान करते हैं तो कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया? वान। धनवान करते हैं, ये जो धनवान है तो आपका क्या हो जाएगा? वान प्रत्यय जोड़ा गया। भारतीय, राष्ट्रीय, पुस्तकीय, इसमें इ जोड़ा गया है। उसके मूल शब्द कौन कौन से? भारतीय में भारत है, राष्ट्रीय में राष्ट्र है, आपका पुस्तकीय में पुस्तक है। मधुर, पांडुर, मुखर, कुंजर, इन सभी में र प्रत्यय है। और कृपालु, दयालु, ईर्ष्यालु, ये सभी, और श्रद्धालु, इसमें सभी आलू प्रत्यय को जोड़ा गया है। तो ये है रहा आपका जो है आज की क्लास में क्या हो गया? उपसर्ग और प्रत्यय। अब ये आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है व्याकरण की ओर बढ़ेंगे और संज्ञा से स्टार्ट करते हुए, संज्ञा से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छे लगे हो तो इसको क्या करेंगे? लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि चैनल पे पहली बार होंगे तो, और उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए जिससे जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप पे तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।